चलिए, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। की हालचाल आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। कुछ ऐसे बच्चे लग रहे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है। आपने ऑनलाइन लेक्चर देखा है पहले का कि नहीं देखा है? देखा है पीछे? आप भी शायद आज फर्स्ट डे लग रहा है आपके आगे। फर्स्ट डे पहले का ऑनलाइन लेक्चर्स देखे या नहीं देखे? कोई दिक्कत नहीं है। और किसका आज फर्स्ट डे है? मैम दो और दिख रहे हैं मेरे को। ऑनलाइन भी होंगे बहुत सारे जिनका आज फर्स्ट डे होगा। हैं ऐसे बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है? यस गाइस। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं सबसे पहले आपको पुराना एक बार जो मैंने कल तक का बताया हुआ है उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी ए सेकेंड में एक बार सेटिंग्स देख लेता हूं इसकी। चलिए गाइस, तो करते हैं हम लोग चालू। और हमारा जो डिस्कशन है उस डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने कल क्या पढ़ाई करी थी हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि यार ये कॉस्ट सब्जेक्ट से हम लोग चालू कर रहे हैं। ग्रुप 2 का कॉस्ट सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कल से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन चालू किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि यार कॉस्टिंग में मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगा क्या। बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो बिजनेस सेंस, धंधा कैसे बनता है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और बनियागिरी कैसे आती है, ये चीज हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे। तो हमें मेनली इस सब्जेक्ट के अंदर कैलकुलेशंस करने, बहुत अच्छे से लॉजिकल कैलकुलेशंस करने रहेंगे, बहुत सारे। पूरा लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए बच्चों को मजा भी बहुत आता है। और हम लोगों ने कल पढ़ने का टेक्निक समझा था, परसों की मॉड्यूल पास्ट एग्जाम इनको साथ में पढ़ेंगे। कल मैंने एग्जाम्पल लेके एलवी और गुची के बैग के एग्जाम्पल से आपको बताया था कि जो आपको दिख रहा है सिर्फ वही कॉस्ट नहीं होती है। अब अगर कल का लेक्चर लेके कभी आप घर गए होंगे या आप कहीं गए होंगे, मॉल वॉल गए होंगे, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि नहीं यार ये चीज महंगी क्यों है। उसके पीछे का कारण ये नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही लग रहा है, बहुत सारे ऐसे भी खर्चे लग रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहे होते हैं। तो वो हम लोगों ने कल पूरा का पूरा उसका डिस्कशन जो है वो आगे कैरी किया था। उसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। हमने पढ़ा था व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो मैंने बताया था कोई भी अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। कोई भी अमाउंट जो आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे खर्च करें उसे हम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वेजेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, R&D, क्वालिटी, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, जॉब वर्क, ये वो सब चीजें थी जो कॉस्ट के अंदर आएंगी। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सब चीजें प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है तो इन सब चीजों को कॉस्ट के अंदर जोड़ा जाएगा। ये हमने पूरा डिस्कशन कल किया था। मैंने बोला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में जुड़ता है? हाँ सर, आज कोई भी नई टेक्नोलॉजी वाले आप चीज ले लो, क्यों एक्सपेंसिव है? सैमसंग फोल्ड 1.5 लाख रुपए का फोन है, S25 अल्ट्रा 1.5 लाख रुपए का फोन है। क्यों 1.5 लाख रुपए का फोन है सैमसंग का? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी किसी और के पास में नहीं है, क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, बहुत सारा रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च किया है। तो बताओ ये सारा का सारा रिसर्च का पैसा कस्टमर से लेंगे कि नहीं लेंगे? और इवेंचुअली बताओ जब ये कस्टमर से पैसा रिकवर हो जाएगा तब क्या करेंगे? फोन को, टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है क्या हो जाएगा? बताओ ये फोन सस्ता हो जाएगा। तो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सेम ही लग रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम लग रही थी, R&D कॉस्ट के कारण आज फोन की कॉस्ट हाई है। फोल्डेबल स्क्रीन बनाने में कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रही है, उसके पीछे जो रिसर्च की गई है मेन खर्चा उस रिसर्च का है, और वो पैसा आपसे उस फोल्डेबल फोन की वैल्यू में निकाला जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया था पैकिंग और पैकेजिंग जुड़ता है। हम देखते हैं कई बार अच्छी पैकिंग के कारण चीजें महंगी हो जाती है। पैकिंग बहुत अच्छी है यार इसलिए एक्सपेंसिव है, तो पैकिंग भी कहीं ना कहीं कस्टमर से लिया जाने वाला खर्च है। कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट हाई है तो कंपनी को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट भी कस्टमर ही देगा। कंपनी की क्वालिटी हाई है तो भी प्राइस बढ़ती है। कंपनी जो आउटसोर्स पे खर्चा कर रही है, मतलब कंपनी ने कुछ काम आउटसोर्सिंग पे दे दिया है जिसको हम बोलते हैं जॉब वर्क, तो वो पैसा भी किससे लिया जाएगा? कस्टमर से ही लिया जाएगा। फ्रेंचाइजी फीस, रॉयल्टी दी है, वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर से ही लिया जाएगा। मेन है सर क्या चीजें हैं जिनको हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूजन की लिस्ट की, जिनको हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। मतलब कंपनी ये पैसा कभी भी कस्टमर से नहीं लेती है, मतलब इनके बढ़ने घटने से हमारे प्रोडक्ट की कीमत पे कोई फर्क नहीं आएगा, और ये पैसा आप कस्टमर से नहीं ले सकते। आप उसकी नाटा एकेडमी का एग्जाम्पल ले लीजिए या आप किसी बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये खर्चे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये खर्चे कस्टमर नहीं देंगे। क्या है पहला खर्च? सबसे पहला खर्च लिखिए, इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला खर्च है
एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस। अब आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस, यू नो व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? कोई बताएगा क्या होती है एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल कॉस्ट? एग्जांपल से ही बता दो क्या होती है। लॉस ड्यू टू फायर, वेरी गुड एग्जांपल इज लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज नॉट एबनॉर्मल लॉस, ठीक है वो भी अलग से आएगा, वो एबनॉर्मल नहीं होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल? एबनॉर्मल होता है। मशीन खराब हो जाना, जल जाना इज एबनॉर्मल लॉस, लेकिन आपने मशीन को डब्ल्यूडीवी से कम में बेचा तो वो एबनॉर्मल लॉस में आता है। कैश फ्लो के अंदर हम उसको एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते सर, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज नॉट एबनॉर्मल कॉस्ट, पर हाँ वो भी हमारे कॉस्ट में नहीं आएगा, वो बात की बात है। लेकिन हाँ एबनॉर्मल लॉसेज में क्या आता है? यही सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लॉस बाय ट्रांसपोर्टेशन लॉस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट लॉस, स्ट्राइक हो गई और उस कारण लॉस लग गया, कंपनी को टैक्स इवेजन की पेनल्टी लग गई, कंपनी को किसी सिविल केस या क्रिमिनल केस में कंपनसेशन देना पड़ गया, कंपनी को किसी सिविल या क्रिमिनल केस में पेनल्टी लग गई, ये सब क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस। सिंपल कहानी है, आप एक दुकानदार भैया थे जहां से आप रोज किराने का सामान लेते थे, रोज आपको 40 रुपए किलो के हिसाब से शक्कर देते थे, शुगर आप 40 रुपीज के जी या 50 रुपीज के जी की बाय करते थे। एक दिन किराने वाले अंकल ने बोला कि यार आज मैं आपको 90 रुपए किलो में शुगर दूंगा। आपने बोला क्या भैया शुगर के भाव इतने बढ़ गए? बोले शुगर के भाव नहीं बढ़े, कल मेरे यहाँ पानी आ गया पूरे गोडाउन में और सारी शुगर खराब हो गई, तो जो बचे कुचे कट्टे हैं उसके प्राइस मैंने डबल कर दिए ताकि सारा पैसा कस्टमर से रिकवर कर सकूं। आपने बोला अरे डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गई तो अभी शक्कर खानी नहीं है। आप मुझे बताओ उसके नुकसान के लिए आपसे वो पैसा डबल कर पाएगा? वो ये बोल पाएगा कि मेरे गोडाउन में पानी भर गया तो जो सामान बच गया उसका पैसा आपसे डबल ले लूंगा मैं ताकि मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए? आप बोलोगे कि यार पास वाले भैया तो आज भी 40 में दे, अरे उनके यहाँ पानी नहीं आया ना, पानी तो मेरे यहाँ आया। तो आप बोलोगे पास वाले भैया से चक्कर नहीं लूंगा मैं 40 रुपए में, आपसे क्यों लूंगा? एबनॉर्मल लॉस का एक और खास बात होता है, सबके यहाँ हुआ कि मेरे यहाँ हुआ? आग पूरे गांव भर में लगी कि मेरे यहाँ लगी? मेरे यहाँ लगी। चोरी पूरे गांव में हुई कि मेरे यहाँ हुई? मेरे यहाँ हुई। तो कस्टमर आपको क्यों देगा उसके पैसे? वो किसी और की दुकान से ले लेगा। टैक्स चोरी सबने करी कि आपने करी? आपने करी। पेनल्टी किसको लगी? आपको लगी। तो आप इसका पैसा कस्टमर से कैसे ले सकते हो? एंड दैट्स व्हाई यू कैन नेवर चार्ज एनी कॉस्ट विच इज एबनॉर्मल इन नेचर फ्रॉम योर प्रोडक्ट कॉस्ट। और अगर आप वो चार्ज करने जाओगे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी प्राइसिंग ही गलत हो जाएगी। आप इस प्राइस को कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस। सिंपल एक और बताता हूं, आप लोग न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ते होंगे, गूगल के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने 1000 करोड़ का फाइन लगा दिया क्योंकि वो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। क्या उस दिन से आपने गूगल की सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा देना चालू कर दिया? नहीं। वो 1000 करोड़ का फाइन आपसे लिया गूगल ने? नहीं। वो अपने प्रॉफिट से भरेंगे, अपने रिजर्व से भरेंगे, अपने डेटा से भरेंगे, आपके प्राइस पे इसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये हो गया पहला केस जो कि हमारे कॉस्ट के एक्सक्लूजन में आता है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल लॉसेस। दूसरा लिखिए, सेकंड केस ये है इनकम टैक्स। ऋषभ कुमार बोल रहा है सर कोई बिना बताए ले रहा है तो? अरे वो बताएगा नहीं कि मैं तेरे से एबनॉर्मल कॉस्ट ले रहा हूं, लेकिन प्राइस में तो दिख जाएगा ना। अगर कोई आपसे एबनॉर्मल कॉस्ट ले रहा है तो बताओ उसकी प्राइस मार्केट में बाकी सब प्लेयर्स और बाकी सब कॉन्ट्रीज ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो क्या आप उससे खरीदोगे? नहीं। तो वो थोड़ी बताएगा मैंने चोरी होने का पैसा तेरे से लिया है, पर उसकी कीमत बताएगी ना। वो इंडस्ट्री की प्राइस से कैसे मैच कर पाएगा अगर उसने एबनॉर्मल कॉस्ट चार्ज कर ली कस्टमर से? तो और अगर वो करना चाहेगा तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो इंडस्ट्री की प्राइसेस पता है कि ये चीज 400 में बाकी सब लोग दे रहे हैं, तो इससे मैं ये चीज 600 में क्यों लूं, तो मार्केट में बाकी सब लोग इस चीज को 400 में दे रहे हैं। तो ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, इनकम टैक्स। व्हाई इनकम टैक्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट? वेरी सिंपल रीजन, प्रोडक्ट के ऊपर लगा ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं क्या चीज प्रोडक्ट कॉस्ट में जुड़ेगी? जो प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड हुई। इनकम टैक्स प्रोडक्ट पे लगे। सर लगा तो है, मैं बताता हूं इसका एग्जांपल। एप्पल ने एक पेंसिल बनाई 6000 में, इसकी कॉस्ट कितनी है? 6000, और एप्पल इसको 10,000 में मार्केट में बेच रहा है। नाउ ही इज अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 4000। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है एप्पल एक पेंसिल पे? 4000 का। 4000 का इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि 4000 पे 30% टैक्स दे।
तो क्या एप्पल अपनी पेंसिल की प्राइस को और बढ़ा देगा क्योंकि उसको 1200 का इनकम टैक्स देना आ रहा है? बढ़ाना चाहेगा? ये पेंसिल को बोलेगा, पेंसिल तेरी कॉस्ट में 1200 और जोड़ता हूं। पेंसिल बोलती मेरी कॉस्ट में, मैं तो बन गई थी ना 6000 में। नहीं, तेरे को बेचने में 1200 और लगे। अच्छा, मुझे बेचने में 1200 और लगे, क्या लगे? बोले वो 4000 की जो हमने प्रॉफिट जोड़ा था। अबे साले, 4000 का प्रॉफिट मेरे कारण लगा कि तेरे कारण लगा? इस पेंसिल ने बोला मत बेच मुझे 10 में, 6 में बेच दे, मैं तो 6 में बनी हूं ना, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी है? 6। तो एप्पल एक काम कर, तू मुझे कितने में बेच दे, उसके बाद अगर लगे तो मेरा, पर अगर तेरे लालच के कारण लगे तो तेरा, मेरा क्यों? नहीं समझे? ये पेंसिल बनी कितने में थी? 6 में। इनकम टैक्स इस 6000 के कारण लगा कि ऐड किए गए 4000 के प्रॉफिट के कारण लगा? तो ये 6000 की पेंसिल के कारण लगा कि इनके लालच के कारण लगा? तो कौन भरेगा इसका पैसा? जो 4000 का प्रॉफिट कमा रहा है वो 1200 देगा, कि जो 6000 की पेंसिल बनी वो 1200 देगी? जो प्रॉफिट कमा रहा है वो अपने प्रॉफिट में से 1200 देगा ना। मतलब वो बोलेगा कि मैंने 4000 का प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लग रहा है, तो मेरा प्रॉफिट नेट 2800 रुपए बचता है। कभी भी पेंसिल की कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस से इनकम टैक्स देना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, और इसीलिए हम उसे कभी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं जीएसटी के रेट कम ज्यादा होने जाने से प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन इनकम टैक्स के रेट और स्लैब्स कम ज्यादा होने से प्रोडक्ट की प्राइस पे कभी कोई चेंज नहीं आता है। सर जीएसटी 18% हो गया 12 की जगह, अगले दिन से आपको दिखेगा प्रोडक्ट 6% महंगे हो गए, अखबार में आ जाएगा कल से दवाइयां महंगी, कल से स्मार्टफोन महंगे, कल से ये महंगा क्योंकि जीएसटी बढ़ रहा है। लेकिन कभी आपको ये नहीं दिखेगा इनकम टैक्स की स्लैब चेंज हो गई तो अब जीएसटी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएगी, कभी ये वर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इनकम टैक्स ओनर के प्रॉफिट से लिया जा रहा है। अगर इनकम टैक्स कम ज्यादा होता है तो ओनर का प्रॉफिट कम ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए उस चीज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज इनकम टैक्स। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्या चीज हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर नहीं जुड़ेगी? लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है बेड डेट्स, कैश डिस्काउंट, डोनेशंस, डिविडेंड्स। इन सब के नाम से ही समझ में आता है कि इसका प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आज मुझे बताओ, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने गलत आदमी को माल बेच दिया और उसने आपको पैसे नहीं दिए, इसमें क्या कस्टमर की गलती? सर आपका प्रोडक्ट महंगा कर रहा हूं क्योंकि जो पिछला कस्टमर आया था ना चोर निकला, तो अब आप उसके पैसे भरो। होटल में गए, होटल वाले ने बोला सर हमने रूम टैरिफ आपका 500 की जगह 1000 कर दिया। बोले क्यों? बोले भैया जो अभी चेकआउट करके गया वो पैसे नहीं देके गया, तो उसके पैसे आप दोगे। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट। बेड डेट का पैसा कोई और कस्टमर क्यों भुगतेगा? आपने किसी को माल बेचा, आप नहीं पहचान पाए कि उसकी शक्ल पे लिखा था चोर है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, ये गलती किसकी? मैनेजमेंट की कि कस्टमर की? मैनेजमेंट की। तो इसका खर्चा कौन भुगतेगा? कंपनी और मैनेजमेंट भुगतेगा या कस्टमर भुगतेगा? कंपनी भुगतेगी। बेड डेट का पैसा हम कस्टमर से कैसे ले सकते हैं? लेकिन सर अकाउंट्स में तो उसको P&L में एक्सपेंस मानते हैं, अकाउंट में मानते होंगे। अकाउंट किताब बनाना है, कॉस्टिंग कीमत निकालना है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किताब बनाना मतलब अपना हिसाब रखना होता है, कितना प्रॉफिट कमाया कि नहीं है। प्राइस निकालने में ये ध्यान रखना पड़ता है कस्टमर किस चीज का पैसा देगा और नहीं देगा। कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर कीमत निकाल सके। अगर आप कॉस्ट ही गलत कैलकुलेट करोगे तो प्राइस गलत आएगी, प्राइस गलत आएगी तो सीधा इंपैक्ट ये होगा कि आपके मार्केट में या तो माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी प्राइस ही गलत है, आपने ओवर प्राइसिंग कर रखी, तो आपका माल फिर कोई खरीदने आएगा ही नहीं। तो आपको सही करेक्ट प्राइसिंग करनी है, और करेक्ट प्राइसिंग करनी है तो आपको ध्यान रखना है बेड डेट कभी भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो नुकसान आपने किया है, उसका पैसा कस्टमर देने वाला नहीं है। तो बेड डेट भी कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। लिखिए पॉइंट नंबर 4 एबनॉर्मल लॉस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बेड डेट, डिस्काउंट, डोनेशन, डिविडेंड्स हो गए। आइए पॉइंट नंबर 4 पे। सर ये क्यों आया? ये तो समझ आ गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी अगेन आप जल्दी पैसा लेने के कारण कर रहे हो, इसका प्रोडक्ट के बनाने के साथ कोई कनेक्शन नहीं। कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट होता या सेल्स पे डिस्काउंट दे रहे हो तो अपने आप वो प्लस माइनस हो जाता। ट्रेड होता तो परचेज में से माइनस हो जाता, सेल पे डिस्काउंट दे रहे हो तो सेल में से माइनस हो जाता। लेकिन कैश डिस्काउंट कभी भी आप प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देते हो, आप कैश डिस्काउंट से जल्दी पैसा लेने के लिए देते हो। प्रोडक्ट तो आप बेच चुके हो, आप उसको क्या बोल रहे हो? तू जल्दी पैसे दे देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा।
तो वो डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर दिया और डिस्काउंट है कि पैसा जल्दी लेने का डिस्काउंट है? पैसा जल्दी लेने का डिस्काउंट है, ठीक है। डोनेशन, आपकी इच्छा हो गई कि भैया मेरे को डोनेट करना है, तो क्या आप कस्टमर से लेके डोनेट करोगे? मान लो मालिक है, मालिक ने बोला यार बहुत हो गया, पैसे कमा लिए, अब अपन चंदा देंगे, भगवान से पुण्य कमाएंगे। तो उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया और बोला कि चलो ये सब कस्टमर से ले लो। भगवान बोल रहा है इसकी 12 बजे, कंफ्यूज हो गया मैं, किसको पुण्य बांटू? जिसने चंदा दिया या जिसके ऊपर जेब में बर्डन गया? कस्टमर से पैसा लेके तो चंदा देगा तो तेरे पाप कहां कटे? तेरे पाप कब कटेंगे? जब पैसा तेरी जेब से जाएगा। डोनेशन का पैसा कभी भी कस्टमर से लिया नहीं जा सकता, नहीं लिया। डिविडेंड क्यों नहीं ले सकते कस्टमर से? मुझे बताओ, डिविडेंड का पैसा कस्टमर से क्यों नहीं ले सकते? कॉस्ट में क्यों नहीं जोड़ सकते डिविडेंड को? क्योंकि डिविडेंड के लिए तो प्रॉफिट ले रहा हूं ना मैं। अरे मैंने बोला 80 रुपए की चीजें 20 रुपए प्रॉफिट कमा के 100 में बेचूंगा, तो बताओ डिविडेंड किस में से दूंगा? 80 में से कि 20 में से? 20 में से दूंगा ना। वो 80 तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, वो 20 रुपए जो कमाए वो डिविडेंड बांटने के लिए तो कमाए। तो डिविडेंड कॉस्ट थोड़ी होती है, डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हो तो प्रॉफिट जोड़ तो दिया कीमत के अंदर, 80 में भी जोड़ दूंगा क्या वापस? तो 20 का क्या करूंगा फिर मैं? वो 20 रुपए जो प्रॉफिट लिया है वो किस चीज का लिया है? डिविडेंड का ही तो लिया है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट जी, जी पूछिए ना। सिम के पैसे मुकेश अंबानी की बेटे की शादी के कारण नहीं बढ़े थे। किसने? ये मेरी बात सुनो, एक तो पहली बात, ये जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है ना, इस पे आई हुई न्यूज को आज से देखना बंद कर दो। अर्धज्ञानी लोगों ने ये बोल दिया कि मुकेश अंबानी, वो मीम था, दैट वाज नॉट द न्यूज, दैट वाज द मीम, कि मुकेश अंबानी को अपने पैसे रिकवर करने थे तो उसने जियो की सिम के रेट बढ़ा दिए। भाई जियो के अकेले के नहीं बढ़े थे, एयरटेल के ही बढ़े थे। तो क्या एयरटेल के बेटे की भी शादी थी? और आइडिया नहीं, आइडिया और एयरटेल वालों ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया मुकेश अंबानी की शादी में कि रेट बढ़ा दिए। जियो, आइडिया, एयरटेल सबके रेट्स क्यों बढ़े थे? क्योंकि एक्चुअली मार्केट में इन्फ्लेशन था। उनके टैरिफ्स बढ़ाने का रीजन ये था कि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इंक्रीज। एंड कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई थी? सैलरीज और इन्फ्लेशन के कारण कॉस्ट इंक्रीज जो होती है वो जनरल कॉस्ट इंक्रीज था। कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटे की शादी के लिए उसने टैरिफ बढ़ा दिया, ऑफ कोर्स नॉट। जियो और वीआई की किसकी बेटी की शादी थी? नहीं ना। भांजे की शादी थी? नहीं ना। तो जियो के अलावा वीआई और एयरटेल के क्यों टैरिफ बढ़े थे? तीनों के बढ़े थे। ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर क्यों बढ़ा रहा है इसलिए दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स ए रॉन्ग प्रोडिक्शन। सही प्रोडिक्शन ये है कि अगर पूरी इंडस्ट्री रेट बढ़ा रही है इसका मतलब इट्स ए जनरल कॉस्ट इंक्रीज, नॉट एबनॉर्मल कॉस्ट। अगर ये एबनॉर्मल कॉस्ट होती तो पहले बता तीनों को लगी होती कि एक को लगी होती? एक को लगी होती। कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, अगर हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पूरा इंडस्ट्री रेट बढ़ाता है। तो पूरे सेल्यूलर इंडस्ट्री ने एक साथ रेट बढ़ाया है, सिर्फ जियो ने नहीं बढ़ाया। जियो, एयरटेल, वीआई तीनों ने एक साथ रेट बढ़ाया है। ऐसा कैसा कार में भी होता है। मारुति के, युंडई के, टाटा के कार साल दर साल बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं वापस मारुति की रेट्स बढ़ने वाले हैं, फरवरी या मार्च से मारुति की कार के रेट्स बढ़ने वाले। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मल इवेंट, द बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इंक्रीज। रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग रही है सर, टैक्स बहुत सारे लग रहे हैं, सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, स्टाफ कॉस्ट ज्यादा है, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। इस कारण अब हमको प्रॉफिट कमाने के लिए टैक्स कॉस्टिंग तो बढ़ गई है, तो प्रॉफिट तो कमाने के लिए हमको प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अब सिर्फ अकेला मारुति नहीं बढ़ाएगा, विद इन द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स टाटा भी बढ़ाएंगे, युंडई भी बढ़ाएगा, महिंद्रा भी बढ़ाएगा। क्योंकि इट्स नॉट ए एबनॉर्मल कॉस्ट, ये जनरल कॉस्ट इंक्रीज है। और ये होता है, ये इनका गेम होता है। जियो ने भी यही किया था, स्टार्ट करेंगे कम से, सबको आदत डलवा देंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो वो एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू ये लोग टैरिफ्स एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। सबको पता है, तीनों को पता है, जियो को भी पता है, एयरटेल को भी पता है और जियो वीआई को भी पता है कि अल्टीमेटली मार्केट तो हम तीनों में बटना है। तो पहले लोगों को मोबाइल यूजर बढ़ाओ और जब मोबाइल की आदत हो जाए, जब धीरे 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 टैरिफ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाओ। लोगों को भी रियलाइज नहीं होगा कि टैरिफ बढ़ गए और अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और नंबर ऑफ कस्टमर हमारे बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो आदत डलवाने के कारण इन्होंने टैरिफ कम रख रखे थे। अभी भी बता दूं, इंडिया दुनिया का सेल्यूलर सर्विसेज में दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंट्री है। हमसे सस्ता इंटरनेट दुनिया में आज भी कोई कहीं नहीं मिलता है। माई सिस्टर इज लिविंग इन यूके, शी सेड वाईफाई कनेक्शन है 25,000 रुपए महीने का। हमारे यहां कितने का है? 500 रुपीज महीने का।
उनके यहाँ वाईफाई है 250 यूरो 200 यूरो 150 यूरो यूरो इंटू 108 रुपीज का यूरो होता है एक। तो यूके में इतना महंगा वाईफाई है घर का, तो हम लोग उनसे बहुत सस्ते हैं आज भी सिम कार्ड और वाईफाई के केस में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वॉल्यूम बहुत है। हमारे यहाँ 40 करोड़ यूजर हैं, यूके में पॉपुलेशन ही नहीं है 40 करोड़ की। बिकॉज वॉल्यूम बहुत है इसलिए आज भी हमारे यहाँ पे टैरिफ कम है, पर मैं इवेंचुअली बता दूं सब बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी सेल्युलर कंपनी सर्वाइव ही कर रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अच्छे प्रॉफिट्स कमाने के लिए इन लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो टैरिफ बढ़ाएंगे या वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अगर वॉल्यूम सैचुरेट हो गया, अभी 40 करोड़ लोगों के पास फोन है या स्मार्टफोन्स है, अगर ये वॉल्यूम्स बढ़ गए तो फिर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वॉल्यूम स्टैग्नेंट हो गए, अब 40 करोड़ ये और नहीं बढ़ रहे, जहां ये होगा वहां फिर इनको अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। जितना प्रॉफिटेबिलिटी इनको आना चाहिए, जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगा रखा है और जितना इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उस पर आज भी नहीं है। तो दो ही तरीके हैं उसके, ये तो ये सोच के बैठे कि हम वॉल्यूम बढ़ा के आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। दो ही तरीका है प्रॉफिट में आने का, या तो क्वांटिटी बढ़ा दो या प्राइस बढ़ा दो। तो इन दोनों में से एक चीज वो करेंगे। क्वांटिटी नहीं बढ़ रही तो प्राइस बढ़ाएंगे, और क्वांटिटी बढ़ रही है तो फिर प्राइस को स्टैग्नेंट कर देंगे। पर आज भी हम दुनिया में सबसे सस्ते सेल्युलर सर्विसेज वाली कंट्री में आते हैं। मतलब हमसे कई गुना ज्यादा वॉइस कॉल वाला प्लान है। अमर मेरे पास तो वॉइस मेल कब से आ गया, अब ओनली वॉइस कॉल वाला। अच्छा अच्छा, अमर बोल रहे हैं अब ओनली वॉइस कॉल वाला प्लान वापस आने वाला है। अब बिना इंटरनेट के सिर्फ वॉइस कॉल वाला प्लान भी आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ आदमी क्या करेगा, कॉलिंग, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ कॉलिंग। वो वाले प्लान भी वापस आ सकते हैं, वो सब लाएंगे। क्या प्लान है उसके अंदर? 370 6 GB डेटा 3 months, या अनलिमिटेड कॉलिंग है, अनलिमिटेड कॉलिंग, नो डेटा, नो डेटा। द पर्पज इज वेरी सिंपल। जैसे हमारे यहाँ राजा भैया है जो पानी की बोतल लेके आते हैं, टेबल लेके आते हैं, उनके पास में वो डब्बे वाला फोन है, दैट डजंट हैव व्हाट्सएप। व्हाई ही विल पे फॉर द इंटरनेट? समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? जब उनके पास में फोन ही नहीं है इंटरनेट वाला, तो इंटरनेट का पैसा क्यों दे? सो सिंपल चीज है, हमको सारे तरह के कस्टमर को कैटर करना है। हमारे दादा परदादा हैं, सब दादाजी हैं, दादाजी के पास वो डब्बे वाला फोन है छोटा सा, सिर्फ फोन पे बात करने के लिए। उनको स्क्रीन स्क्रीन चलाना बिल्कुल नहीं देखते हैं वो। तो मुझे बता वो क्यों दे इंटरनेट का पैसा? सो ऑफ कोर्स देयर इज ए, हर कस्टमर के लिए अलग अलग प्लान उनके पास होता है, क्योंकि उनको सारे कस्टमर को कैटर करना है। और आपको पता है क्या हुआ था जब ये आपने जियो की टैरिफ की बात करी ना, जियो का टैरिफ जब बढ़ा था, आपको पता है क्या हुआ था? बीएसएनएल के रातों रात 40 लाख यूजर बढ़ गए। जब ये डेटा प्लान तीनों ने बढ़ाए थे ना, बीएसएनएल वाज दी कंपनी जिन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाए थे, और जियो से 40 लाख यूजर कट के एकदम से किसके पास आ गए थे? बीएसएनएल के पास आ गए थे, क्योंकि उनको लग गया कि अब ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। तो देखो जियो को कहीं ना कहीं उस चीज का झटका भी लगा प्राइस इंक्रीज का, क्योंकि एक ऐसा कॉम्पिटिटर था जिसने प्राइस नहीं बढ़ाई। क्योंकि बीएसएनएल सरकारी है, नहीं बढ़ाई प्राइस, लेकिन बाकी प्राइवेट एंटिटीज को तो प्राइस बढ़ानी पड़ी। पर एक बात है ना, बीएसएनएल फिर भी हम जैसे लोग नहीं लेंगे, चाहे 100 रुपए ज्यादा दे दे, लेकिन बीएसएनएल पे शिफ्ट नहीं होंगे। पर जिनको जिनको लगा था यार मेरे लिए 100 रुपए महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर बीएसएनएल पे शिफ्ट हो गए। तो ये तो देखो प्राइसिंग के कारण ये सब चीजें चलती रहती है, इसको प्राइस वॉर बोलते हैं। जब भी प्राइस वॉर होता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स या कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होता ही होता है। पर हम कॉस्टिंग के एंगल से देखें तो हमें कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट किसी भी कस्टमर से लेने का और पर्सनल एक्सपेंस तो ले ही नहीं सकते। अंबानी जी ने बेटे की शादी कंपनी के पैसे थोड़ी करी, अपने खुद के जेब से पैसे से करी। उनको कंपनी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, ले भी नहीं सकते कंपनी से पैसा, अलाउड भी नहीं उनको कि कंपनी पैसा दे देगी अंबानी जी की शादी का। अंबानी जी की शादी का पैसा अंबानी जी को जेब से भरना पड़ेगा। कंपनी में तो मैं भी शेयर होल्डर हूं, तो क्या मैं देखूंगा कि अनंत अंबानी का पैसा मेरी जेब से जा रहा है? मेरे को इनवाइट भी नहीं आया है ना। तो ऑफकोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। आते हैं आगे पॉइंट नंबर 4 पे। आपने भी दे रखे 50-50 शेयर? हाँ अच्छा, हाँ आपने भी दे रखे पैसे, तो हमको भी अंबानी जी, मतलब मेरे तो एक दोस्त ने 100 शेयर खरीदे रिलायंस के। उसको किसी ने बोल दिया कि रिलायंस के शेयर होल्डर को अनंत अंबानी की शादी का इन्विटेशन आएगा, तो उसने रिलायंस के 100 शेयर खरीद लिए। ओके आते हैं मुद्दे पे। और एबनॉर्मल लॉस, इनकम टैक्स, बेड डेट्स, कैश डिस्काउंट, डोनेशन, डिविडेंड। और क्या नहीं आता है कॉस्ट के अंदर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल if
ITC is available. क्या लिख रहा हूं मैं? रॉ मटेरियल पे दिया हुआ जीएसटी कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा अगर उसकी क्रेडिट आप लोगों को मिल रही है तो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसकी क्रेडिट आप लोगों को मिल रही है तो आपको रॉ मटेरियल पे भरे हुए जीएसटी को कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है. लेकिन कस्टम ड्यूटी कॉस्ट में जुड़ती है. क्यों जुड़ती है पता है? क्योंकि इसकी क्रेडिट नहीं मिलती. क्रेडिट को हम और एक और लैंग्वेज में रिबेट भी बोलते हैं. रिबेट 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 नहीं मिलती, इसलिए कस्टम ड्यूटी हमेशा कॉस्ट के पार्ट में जुड़ती है. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इंपोर्टेड सामान हमेशा महंगा होता है. हम किसी को बोलते हैं यार ये वॉच इतनी महंगी क्यों है, ये परफ्यूम इतना महंगा क्यों है? सर ये इंपोर्टेड है. तो ये नॉर्मल परफ्यूम से 30-40% महंगा होगा क्योंकि इसको इंपोर्ट करने में क्या लगी होगी? कस्टम ड्यूटी. और वो चीज आपकी प्राइस में जुड़ती है. तभी हम इंपोर्टेड चीजों को देखते हैं तो इट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव, महंगी होती है. इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा कॉस्ट में जुड़ती है लेकिन जीएसटी कॉस्ट में नहीं जुड़ता है. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ऐसा क्यों? आई हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. सुनना इसको बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से. एक आदमी ने कुछ खरीदा 1,000 रुपए का और इसके ऊपर 120 रुपए के हिसाब से जीएसटी भरा और ये 1120 का हो गया. ठीक. इसके लिए बताओ परचेज कॉस्ट क्या हो गई? 1120. अभी लिखना मत, देख लेना पहले, है ना. इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, मान लेते हैं 500 रुपए का, और इसे आगे सेल किया 1620 रुपए में. इसके ऊपर अगेन 12% जीएसटी निकाले. 1620 का 12% निकालना कितना होगा? 1620 का 12% 162 प्लस 32.4 195, मतलब 34 के आसपास. नहीं 12% निकालना. 16 प्लस 19 या 20 रुपए के आसपास आएगा. नहीं 12% निकालो 1620 का 194.4 और प्रोडक्ट हो गया कितने का? 1700 1800 16 रुपए के आसपास, 1815 रुपए 60 पैसे के आसपास का प्रोडक्ट हो गया, है ना. 114 का प्रोडक्ट हो गया. ठीक. जब ये बात सरकार ने लगाई टैक्स, तो इस व्यापारी ने बोला कि यार ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो. इसने बोला यार ये गलत क्या कर रहा हूं मैं, सही तो है. बोले आपने 1120 पे पहले ही टैक्स ले लिया, वही 1120 रुपए वापस यहां जुड़े और आपने फिर 12% ले लिया. तो मुझे बताओ आपके ऊपर, आपको इस 1000 रुपए के ऊपर और इस 1120 रुपए के ऊपर एक बार टैक्स तो यहां मिल चुका है. वही चीज उस प्रोडक्ट में 500 रुपए और जुड़ के वापस आ गई, इसके ऊपर वापस मिल गया. तो आपने एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स लगा दिया. देखो लगाया कि नहीं लगाया? एक बार यहां लगाया और उसी चीज के ऊपर वापस यहां पे लगा दिया. और आपकी बेशर्मी की तो हद है. क्या हद है? आपने टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले लिया हमसे. बताओ इस 1620 में 120 का टैक्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आपने उस 120 के टैक्स पे भी हमसे 12% जीएसटी लगा दिया. कितने बेशरम हो. सरकार बोलती फिर क्या करें? बोले नहीं, तुम हमें पुराने दिए हुए टैक्स की क्रेडिट दो. क्या दो? मतलब ये नहीं होगा. अब मैं बताता हूं क्या होगा. ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है. ये नहीं होता है जीएसटी के अंदर, क्योंकि इसमें तो डबल टैक्सेशन आ जाता है. तो सवाल आता है जीएसटी के अंदर होता क्या है. मैं आपको बताता हूं होता क्या है. यहां पे जो 120 का टैक्स लगा होगा, अब मैं बताता हूं होगा क्या. ये भाई साहब परचेज कॉस्ट 1000 ही मांगेंगे. कितना मानेंगे? 1000. और ये क्रेडिट ले लेंगे 120 रुपए की. इसे हम कस्टमर की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे.
कितने की कॉस्ट मानेंगे? 1000, और ये मान लेंगे 120 रुपए मैं अपने पास अलग से रख देता हूं। ठीक, अब ये भाई साहब इसमें 500 रुपए का प्रॉफिट जोड़ेंगे। कितना प्रॉफिट जोड़ेंगे? 500। तो बताओ पहली बात ये कितने में बेचेंगे? 1500, और इसके ऊपर जीएसटी भरेंगे 12% का जो आएगा 180 का। पर ये बोलेंगे इस 1500 में से 1000 तो पुराने, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 120 का टैक्स। तो अब मैं सरकार को जब 180 का टैक्स देने जाऊंगा तो मैं सरकार को बोलूंगा सॉरी सरकार, आपके पास हमारे 120 ऑलरेडी जमा है, तो हम अब आपको 60 रुपए का ही और टैक्स देंगे। मतलब जहां गवर्नमेंट को वहां पे 1000 पे 2 बार टैक्स लग रहा था, यहां पे उन्होंने बोला कि आप इस 1500 में से 1000 पे टैक्स हमसे ऑलरेडी ले चुके हो। हाँ या ना? बताओ 1000 पे टैक्स ऑलरेडी ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो? तो उस अमाउंट को जो दिया हुआ है उसका क्रेडिट दे दो। मतलब टोटल टैक्स जो यहां बन रहा है उसमें से जो टैक्स मैं ऑलरेडी इसके ऊपर दे चुका हूं वो माइनस कर दो, ताकि डबल टैक्सेशन ना आए। नहीं आया समझ में? वापस बोल रहा हूं, मैं आपको इसको इस मैकेनिज्म समझाता हूं, आप मेरी साइड देखिएगा। अब मेरे को देखिएगा, मैं पूरा इस मैकेनिज्म को समझाता हूं। सब लोगों को मेरी ये 2 पॉकेट दिख रही है जीन्स की। ये वाली पॉकेट है मेरी परचेस की और ये वाली पॉकेट मेरी सेल की है। जस्ट देखना मेरे को पूरा अच्छे से ना, और ऊपर हो जाता। अब दिख रहा है सबको? ये वाली पॉकेट मेरी परचेस की, ये वाली पॉकेट मेरी सेल की है। मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा जिसके ऊपर 120 रुपए टैक्स दिया। अभी मेरी इस पॉकेट में -120। मैंने ये पैसा कस्टमर से नहीं लिया, नहीं लिया। अब मैंने 1500 में सामान, 1000 की कॉस्ट मानी, 120 को छोड़ दिया 1 मिनट के लिए और 1500 रुपए में सामान आगे बेचा। बताओ मेरी जेब में टैक्स कितना आया? 180। कितना आया? पहले मैं पता है क्या करूंगा, इस 180 रुपए में से 120 रुपए निकाल के इस जेब में रख लूंगा। 180 में से 120 रुपए निकाल के इस जेब में रख लूंगा। अब मुझे बताओ इस जेब में पहले क्या हुआ था? 120 माइनस के थे, अब मैंने निकाल के इधर से इधर रख लिए। कितने हो गए इस जेब में? 120 बच गए कि 0 हो गए? और ये जो 60 रुपए बचे मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब बताओ मेरी जेब में कितने बचे? मेरी जेब में कितने बचे? टैक्स के नाम पे मेरी जेब में कितने बचे? और जेब से गए कितने? 60 गए नहीं, 60 कस्टमर ने दिए थे। मेरी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं गया ना। मेरी जेब से बताओ टैक्स के नाम पे 1 भी रुपया गया क्या? बताओ क्यों नहीं गया? वापस बताओ क्यों नहीं दिया? मैंने जो 120 अपनी जेब से दिए थे उसमें से 180 जो कस्टमर से लिए उसमें से 120 वापस अपनी जेब में रख लिए और 60 रुपए जो थे वो गवर्नमेंट को और दे दिए। बताओ मेरी जेब से टोटल कितना टैक्स अपनी जेब, मेरी जेब से गया? कुछ भी नहीं गया, ना इधर से गया ना इधर से गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे ऊपर तो 1 रुपए का टैक्स बर्डन आया ही नहीं है। इसका मतलब एक और चीज हो गई, जो 120 रुपए मैंने खरीद पे किए थे उसका क्या हुआ? 120 रुपए जो मैंने गवर्नमेंट को खरीद पे किए थे उसका हुआ क्या? वो मेरे पास वापस आ गए कि नहीं आ गए? कहां है मेरे को तो याद ही नहीं है कहां से आए। कस्टमर से लिए थे 180 का टैक्स, ये 180 में से क्या किया? 120 इधर डाल दिया। बताओ मेरी जेब से कितना गया? 0। मैं इसी की बात कर रहा हूं। आपने जो खरीद पे जीएसटी भरा था वो अल्टीमेटली आपको वापस आपकी जेब में आ जाएगा, इसीलिए आपको उसे कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? आपने गवर्नमेंट को 120 दिए थे, कस्टमर से 180 लिए, वो जो 120 दिए थे वो अपने पास रख लिए और बचे हुए पैसे 60 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। बताओ 120 गए थे लेकिन कस्टमर को जब माल बेचा तो उस 180 में से 120 वापस अपनी जेब में ही आ गए। मतलब नेट मैंने मेरी जेब से टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी ना खरीद पे दिया ना बिक्री पे दिया। मेरी जेब से ना 1 रुपया आया ना 1 रुपया गया, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मेरे ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं आएगा, जो बर्डन आएगा वो फाइनली किसके ऊपर आएगा? कस्टमर पे आएगा। कस्टमर ने 180 रुपए का टैक्स भरा है, मेरी जेब से 1 रुपए का भी टैक्स नहीं गया है। सर इसको और कोई एग्जांपल से समझाओ। एक और बढ़िया एग्जांपल, मैंने आईपैड खरीदा, ठीक, कुछ 90,000 या 1 लाख समथिंग का, एक राउंडिंग फिगर के लिए 1 लाख का आईपैड मान लेते, 1 लाख का आईपैड खरीदा। इस आईपैड पे ऑलमोस्ट
18,000 रुपए का जीएसटी, 17,000 का जीएसटी है। कितने का? 17,000 का। मैंने एप्पल वालों को जाके बोला कि मुझे आईपैड का बिल चाहिए। मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए और उनसे बिल ले लिया। उस बिल में लिखा था 83,000 का आईपैड और 17,000 रुपए का जीएसटी। मैंने अपनी बुक्स में 83,000 पे ही आईपैड की कॉस्ट को लिखा, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस यूज है। तो मैंने अपने यहाँ बुक्स में एक्सपेंस के नाम पे या एसेट्स के नाम पे कितना डाला? 83। और 17,000 मैंने 1 मिनट के लिए साइड में रख दिए। करते हैं इसका क्या करना है, अभी दे तो दिए ना, 17,000 का क्या करना है देखते हैं। अब मैंने इस आईपैड से पढ़ाना चालू किया। मुझे 2 लाख रुपए की फीस आई। उस फीस पे 36,000 का जीएसटी था। गवर्नमेंट बोली ये निकालो जीएसटी, हमारा है, हमारा, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा है, टैक्स तो हमारा है, टैक्स हमको चाहिए। बोला रुको सर, 36 में 17 का जीएसटी मैं आईपैड पे दे चुका हूं, वो मैं रखूंगा। और 36 में से 17 हटा के मैंने गवर्नमेंट को 19,000 ही पे करे। अब मुझे बताओ आईपैड मुझे कितने का पड़ा? 1 लाख का कि 83 का? 83 का। मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों को आईपैड, फोन, लैपटॉप आप लोगों से 18% सस्ते पड़ते हैं हम लोगों को खरीदना। जो आईफोन बाकी सब लोगों ने 80,000 में खरीदा था, मैंने उसी दिन जाके आईफोन 63,000 का खरीदा था, 65,000 का खरीदा था। जो आईफोन आपको 80 का पड़ा था, मुझे वही आईफोन कितने का पड़ा था? 65,000 का। क्योंकि 15,000 की मेरे को क्या मिल गई थी? जीएसटी क्रेडिट, जो आप लोगों को नहीं मिलेगी। सर हमको क्यों नहीं मिलेगी? हमको भी चाहिए। क्योंकि आपको आगे टैक्स नहीं देना ना, मुझे आगे टैक्स देना है, तो मैं उस क्रेडिट को अपने देने वाले टैक्स से सेट ऑफ कर सकता हूं। आप कहां करोगे? चलो आप भी एप्पल का फोन का बिल संभाल के रख लो कि मैंने 80,000 का फोन खरीदा है, 65,000, 15,000 जीएसटी। किससे सेट ऑफ कराओगे? किससे लोगे 15,000? मैं आपसे ले सकता हूं, मतलब मैं गवर्नमेंट को जो देना आ रहा है उसमें कटवा सकता हूं। आप किससे कटवाओगे? तो जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब टैक्स पे भरा हुआ पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा। तो हमको बिजनेस में यूज होने वाले सामान हमेशा 118 के नहीं पड़ते हैं, 100 के पड़ते हैं। मतलब जो एमआरपी होती है उसमें 18% का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। अभी कैलकुलेटर निकालो ना, 80,000 के फोन में डिवाइड बाय 118 करो, उतना जीएसटी होता है। आईफोन 16 80,000 का है, 80,000 पे डिवाइड बाय 118 करो, इंटू 100 करो, कितना जीएसटी हुआ? डिवाइड बाय 118, 67,000। आज मैं एप्पल स्टोर पे जाके मेरा जीएसटी नंबर के साथ एप्पल का फोन खरीदूं तो आपको 80 का पड़ेगा, मेरे को 67 का पड़ेगा। 13,000 रुपए की क्रेडिट मुझे वापस आ जाएगी मेरे पास। अगले महीने जब मेरे को आपकी फीस पे जीएसटी भरना होगा ना, उतना पैसा मैं अपनी जेब में रख लूंगा, नहीं दूंगा सरकार को, क्योंकि सरकार बोलती तुम ऑलरेडी टैक्स देके आ चुके हो। तो अगर अगले महीने मेरे को 2 लाख की फीस आती है, उस पर 36,000 का जीएसटी भरना आएगा, तो उस 36,000 में से मैं बोलूंगा मैं ऑलरेडी 14,000 रुपए का जीएसटी भर चुका हूं, तो मेरे को अब बचा हुआ जीएसटी भरना है। तो ऐसे में अपने परचेज या अपने किसी भी बिजनेस एक्सपेंस के ऊपर क्रेडिट ले सकता हूं। और जब उसमें क्रेडिट मिल रही है तो मुझे उसके कॉस्ट में क्यों जोड़ना है? अगर वो चीज मेरी जेब में गई और वापस आ गई, अरे सिंपल बात है, जेब से गया हुआ पैसा अगर वापस आ जाए तो उसे कभी गया हुआ मानेंगे ही नहीं। हाँ या ना? अरे तुम्हारी जेब से 100 गए और किसी ने आपको वापस दे दिया, अरे वो 100 मिल गए थे, तो क्या बोलो? अरे नुकसान हो गया यार, 100 गिर गए, आ तो गए वापस। तो मुझे बताओ क्यों जीएसटी की क्रेडिट मिलने पे हम उसे कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो पैसा गया जरूर है, लेकिन इनडायरेक्टली वो पैसा वापस आपकी जेब में आ जाएगा। तो जो चीज आपकी जेब में वापस आ गई वो कॉस्ट नहीं है। अभी भी समझ में आया? आईपैड वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जो एप्पल को 17,000 रुपए का जीएसटी भरा था, वो आपकी रिसीट में मिले जीएसटी से मैंने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया और गवर्नमेंट को बचा हुआ जीएसटी भर दिया। सर हमारा नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे तो आपसे 36,000 लेने ही थे। नुकसान किसका हुआ? सरकार का, क्योंकि सरकार को 36 की जगह 19 ही पहुंचे। नुकसान नहीं हुआ। 17 उनको पहले आईपैड पे मिल चुके हैं, 17 उनको कहां मिल चुके हैं? आईपैड पे। और 19 कहां से ले लिए? मुझसे। बताओ टोटल 36 आ गए कि नहीं आ गए? पर वो 17,000 मेरे से ऑलरेडी ले चुके थे, इसलिए मैंने 36 वापस गवर्नमेंट को और नहीं दिए, 19 ही दिए। थोड़ा थोड़ा आ रहा है?
फॉर्चुनेटली मैं ही आपको पूरा जीएसटी पढ़ाऊंगा, तो ये तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है। मैं इसको उस लेवल पे ले जाऊंगा कि आपको सारी इफ्स बट्स एबीसीडी से लेके जी तक सब समझ में आ जाएगा जीएसटी के अंदर। पर बताओ बेसिक बात, ये जेब वाला एग्जाम्पल समझ में आई ना, कि जो जेब में गया वो अल्टीमेटली वापस आ गया, मतलब अल्टीमेटली वो जेब से गए ही नहीं, और जब वो जेब से गए ही नहीं तो मेरे लिए खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है तो उसे फिर कॉस्ट मानने की जरूरत भी नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो लिखो एक एग्जाम्पल जो आज आप होमवर्क में करके लेके आओगे। 60 भी ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि ये 60 मुझे कस्टमर से अलग से लेना है, मेरी प्राइस में नहीं जुड़ेगा। समझो 1500 रुपए प्राइस है, सरकार बोलती प्राइस प्लस जीएसटी होता है, तो 1500 तो मेरी प्राइस है, प्लस जो 18% जीएसटी लगेगा वो कस्टमर और देगा, तो कस्टमर मुझे 1500 प्लस 180 12% जीएसटी होगा 1680 देगा। तो प्राइस में तो ऐड होगा लेकिन नॉट इन माय कॉस्ट। मुझे बताओ, हमेशा आप जब भी कभी बिल लेते हो तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जीएसटी जुड़ता है कि अलग से दिखता है? अलग से दिखता है ना। अगर मान लो आपने शर्ट खरीदा तो भले ही आपको एमआरपी दिखा रहे होंगे 1000 रुपए, लेकिन बिल देखना, बिल पे लिखा होगा 900 रुपए का शर्ट और 12% जीएसटी के हिसाब से 90 95 रुपीज का जीएसटी, ऐसे करके आपको शर्ट कितने का पड़ा? 1000 का। तो उनकी प्राइस तो 900 ही है, उस 900 में कहां जीएसटी जुड़ा हुआ है? उस 900 में जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं, वो जो अलग से आपसे ले रहे हैं उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, एमआरपी में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उनकी प्राइस है उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो एमआरपी में जोड़ के रखते हैं क्योंकि एमआरपी वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स देते हैं, पर प्राइस होती है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बता दूं, नाटा में आप फीस दोगे, कितनी फीस है पूछा आपने, कितनी फीस है बोथ ग्रुप की? 65,000। 65,000 की फीस में टैक्स इंक्लूडेड है। आपको पता है इसमें हमको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 65 डिवाइड बाय 118 करो, इंटू 100 करो। हमारी फीस 55,000 ही है, 10,000 रुपए जीएसटी है। आप 65,000 रुपए में 11,000 समथिंग का जीएसटी भर रहे हो सरकार को। तो आज से मत बोलना कि हम थोड़ी टैक्स पेयर है, आप बहुत बड़े टैक्स पेयर हो। जिस दिन पैदा हुए थे ना उस दिन से जीएसटी लगना चालू हो गया था तुम्हारे ऊपर। जब तुमने पहली बार वो दवाई ली थी ना तब से जीएसटी लगना चालू हो गया। जब तुम्हारे कपड़े मम्मी पापा ने पहली बार तुम्हारे लिए बचपन में कपड़े खरीदे थे, तुम उस दिन से टैक्स पेयर बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस दिन से जीएसटी लग रहा है। पर पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि हम तो प्राइस देखते हैं, एमआरपी देखते हैं। बिल देखोगे तो समझ में आएगा। नाटा की रिसीट देखना, जब नाटा की रसीद आए ना तब चेक करना हमारी फीस कितनी है और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। तो 65,000 में 118 कर लो, ऑलमोस्ट 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 11,000 रुपए का जीएसटी है हमारे ऊपर। तो आप नेट हमें फीस 54,000 रुपए ही पे कर रहे हो, बाकी सारा किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है। यस, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आप एक काम करो, एक एग्जाम्पल लिखो आज के लिए, ताकि जो डिस्कशन किया है वो समझ में आ जाए। आपको करना क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर सेल प्राइस निकालने का कैलकुलेशन दे रहा हूं कि आपको प्राइस कैलकुलेट करने की इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। तो एग्जाम्पल लिखिए, हमें एक कार की प्राइस कैलकुलेट करनी है। क्या प्राइस, क्या करना है हमें? इस कार की सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या क्या लगा है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस कार को बनाने में मटेरियल परचेज हुआ है 2.5 लाख का। इस कार को बनाने में लेबर आर लगे हैं 4,000 और रेट पर आर 100 रुपए है। उसके बाद इस कार को बनाने में फैक्ट्री के खर्चे लगे हैं 1.5 लाख रुपए के। इस कार को बनाने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट लगी है 40,000। कार की मार्केटिंग कॉस्ट 40,000 है। इस कार की डिजाइन के लिए हमको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ा है 10,000 रुपए का। रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी लगा है और ब्रैकेट में लिखना आईटीसी अवेलेबल। . 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
कस्टम ड्यूटी भी लगी है रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट भी किए थे। वो है 15,000 रुपए की। इसके बाद में कंपनी ने बेड डेट्स इनकर कर दिए 10,000 रुपए के। इनको इनकम टैक्स लगा है 6,000 रुपए का। और कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है 15% ऑन सेलिंग प्राइस। You need to find out total cost and selling price. आपको इसकी कॉस्ट और प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। इस कार को बनाने के लिए इन्होंने ये सारे खर्चे किए हैं। मटेरियल लगे हैं, लेबर लगा है, खर्चे लगे हैं, मार्केटिंग लगी है, बेडेट हुआ है, साथ में इन्होंने कस्टम ड्यूटी पे करी है, जीएसटी पे किया है, रॉयल्टी पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है, और कंपनी को अपनी प्राइस पे 15% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें हम हमारी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें हम हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस निकालेंगे। प्राइस वो है जो कस्टमर से लेनी है, तो जिन जिन चीजों को आपको कॉस्ट में नहीं जोड़ना है वो चीजें प्राइस में नहीं जोड़नी चाहिए। जो जो हम कस्टमर से नहीं ले सकते वो चीजें प्राइस में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये कैलकुलेशन आपको करके आना है। बताओ ये कैलकुलेशन आप करके आ सकते हो? क्या बात है, अमर ने आंसर ही निकाल दिया। सर ने बोला सर मेरी कॉस्ट 469 आ रही है और प्राइस 539350 आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि आंसर सही होगा कि गलत होगा। सही है क्या? सही है। वर्षा गुरबानी आपका आंसर आया क्या इसका? यस, चलो कल देखते हैं। कल इसका अपन आंसर टैली करेंगे, आराम से कल निकालना है। कल के लिए आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं कल। पहला होमवर्क है तो ध्यान रखना, मुहूर्त खराब मत कर देना। सर हम पहले ही होमवर्क भूल गए करना। मुहूर्त खराब होगा तो तुम ध्यान रख लेना क्या होगा। तो अपशगुन मत करना, चुपचाप होमवर्क करके आइएगा। मिलते हैं कल। कल इसको डिस्कस करके आगे की डिस्कशन करेंगे। जी सर बताइए। बिजनेस एक्सपेंस है, आई कैन प्रूव बिजनेस एक्सपेंस है बिकॉज आई एम यूजिंग आईफोन फॉर माई ऑल ऑफिस कॉल्स, आई एम यूजिंग आईफोन फॉर माई टेलीग्राम चैनल्स, फॉर माई व्हाट्सएप ग्रुप्स, फॉर माई यूट्यूब अपलोड्स, फॉर माई ऑफिस कॉलिंग एंड एवरीथिंग। सो नो डिपार्टमेंट कैन डिनाई कि आई एम नॉट यूजिंग फोन फॉर माई बिजनेस। पार्टली फॉर बिजनेस तो है ना, तो वो बिजनेस यूज तो हो गया ना कहीं पे, इसलिए। ड्यूटी फ्री से डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेटा, वो कस्टम के अंदर ड्यूटी फ्री होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बात करेंगे कभी उसकी भी। ड्यूटी फ्री शॉप्स क्या होती है वो अलग चीज है।